ओके बच्चों, शांत हो जाओ। पेपर प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही बैच। तो इसमें आपका एक कावेरी इंटरनेशनल स्कूल है जिसका मैं पेपर ले रहा हूं और आप इसको आंसर्स करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन, द आइटम इज यूज टू डिस्क्राइब द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर। कॉमन एट्रीब्यूट बिहेवियर किसका होता है? ऑब्जेक्ट। द आइटम ऑब्जेक्ट इज यूज टू द टर्म ऑब्जेक्ट इज यूज टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ क्लास होता है। आई थिंक क्लास ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्लास होता है। तो यहां पर बच्चों क्लास फिल कर दिया जाएगा। इसमें क्लास लिखा तो है, क्लास में होता है कॉमन एट्रीब्यूट, है ना, कई सारे ऑब्जेक्ट का। ठीक, उसका नेक्स्ट देखिए, when primitive data type is converted to its corresponding object। हाँ, primitive data type को ऑब्जेक्ट में, करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने को ही हम लोग बॉक्सिंग कहते हैं। और अगर किसी रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट में कोई डेटा है उसको वापस प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करें तो अनबॉक्सिंग हो जाएगा। इसमें टाइप कास्टिंग नहीं कहा जाएगा इसको, ठीक है। टाइप कास्टिंग का मतलब प्रिमिटिव में प्रिमिटिव को कन्वर्ट करें, वो टाइप कास्टिंग है। उसके बाद द फर्स्ट लाइन ऑफ मेथड, मेथड यानी फंक्शन की पहली लाइन को क्या बोलते हैं? बी वाला। प्रोटोटाइप, मेथड प्रोटोटाइप या मेथड हेडर। बी ऑप्शन सही है। नई चीजें नोट करते रहना जो पहली बार आपके सामने आए। स्टेट द वैल्यू ऑफ वाई आफ्टर कैलकुलेशन। ए में एक्स में ए है और कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस से इसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया तो आपका स्मॉल ए सही, स्मॉल ए आ जाएगा। अच्छा देखो, अगर यहीं पर समझो, अगर यहीं पर y INT टाइप का होता तो 65 आता। ए का स्काई कोड 65 नहीं 97। हाँ, उसके बाद द लॉजिकल ऑपरेटर विच इज यूज्ड इन एज अ यूनरी ऑपरेटर। यस, ये भटकाने वाला क्वेश्चन है। नॉट को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर में मानते हैं एंड और नॉट, लेकिन नॉट यूनरी ऑपरेटर में भी यूज होता है क्योंकि वो खाली पूरी कंडीशन को ट्रू फॉल्स करने के लिए यूज किया जाता है ना, तो यूनरी ऑपरेटर में भी वो यूज माना जाता है। तो सी है इसमें। तो उसके बाद देखिए, फंक्शन स्कैनर क्लास इज अवेलेबल अंडर जावा डॉट यूटिल। सही। यूनरी ऑपरेटर के रूप में, अरे पूरी कंडीशन के गोल वाले ब्रैकेट के बाहर नॉट लगा दो बस। ये मल्टीपल कंडीशन है तो अच्छा, तो ऐसे कर सकते हो ना, किसी एक वेरिएबल, जैसे कोई एक वेरिएबल है जिसमें ट्रू स्टोर है और आपने इफ लिख दिया। इफ जैसे सुनो, यूनिरी ऑपरेटर में कैसे यूज करोगे इसको, नॉट को? तो जैसे आपने लिखा है बूलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे लिख दिया और लिखा इफ ए और इसके पहले नॉट लगा दिया। अब देखो सिंगल वेरिएबल के साथ यूज हो रहा है। तो इसमें क्या लिखा है? ट्रू, और ये क्या कर देगा यहां पर? फॉल्स। बस। तो हाँ, ट्रू होता तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स होता तो ट्रू कर देता। ठीक है। उसके बाद देखो, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है पॉइंट वाली वैल्यू वाला, लेकिन आप लोगों को मालूम है ये चीज। तो ये स्क्वायर रूट निकल रहा है पावर, लेकिन 0.05 अगर 0.05 होगा, नहीं 0.50, तो इसको अब इंटीजर के हिसाब से तो इसको 0 मानेंगे हम। तो 0 किसी पावर हो जाएगी तो 1 आ जाएगा। अब ये 1 आ जाएगा और इसका 11 आ जाएगा। 11 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 12.0 सही आंसर है।
किसको? देखो किसी भी नंबर की पावर जीरो करने पे क्या आता है? 1 आता है। किसी की पावर जीरो हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। तो यहां पर 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो इंटीजर इंटीजर डिवाइड करेगा तो क्या आएगा? 0। तो इसकी पावर 0 हो गई, और किसी की पावर 0 होती तो 1 आता है हमेशा। ये 1 हो गया, और ये आपका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 11 हो जाएगा। 11 प्लस 1 12। अब क्योंकि ये पॉइंट में वैल्यू देते हैं इसलिए 12.0 आ जाएगा। बोलते जाओ जल्दी से। मतलब अगर पावर अपॉन में होती है तो वो रूट में चली जाती है ना? नहीं, वो यहाँ ये होता है, लेकिन अगर ये 1.0 लिखा होता तो आपका 0.5 रिजल्ट होता इसका, और 0.5 इसकी पावर करते तो स्क्वायर रूट निकलता है। लेकिन क्योंकि ये इंटीजर इंटीजर है तो इंटीजर इंटीजर को डिवाइड करेगा तो 0 रिजल्ट देगा। तो 0 आया, पॉइंट में तो है नहीं, 0 आया, तो इसकी पावर 0 करोगे तो बनाएगा। जब नहीं लिखा होता है तो बाय डिफॉल्ट उसको इंटीजर ही मानेंगे, और वैसे भी 1 को इंटीजर ही मानोगे। अच्छा बताओ नेक्स्ट, द एक्सेस मॉडिफायर दैट गिव्स मोस्ट एक्सेसिबिलिटी इज पब्लिक। पब्लिक हर जगह यूज हो जाता है, और लीस्ट एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट। लीस्ट का मतलब जो अपनी क्लास में ही यूज हो सकता है, बाहर जा ही नहीं सकता, तो वो प्राइवेट हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ स्टेटमेंट इज रिटर्न विद टर्नरी ऑपरेटर। ये स्टेटमेंट ऊपर है नीचे ऑप्शन। ओके देखो, ये इफ कंडीशन है, इसमें जो है टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहां पर देखो रिजल्ट वेरिएबल नहीं है, तो रिजल्ट वेरिएबल जगह क्या है? SOPLN है। तो यानी कि SOPLN के अंदर ये सब फिट करना पड़ेगा तुमको। तो SOPLN ये है, और ये कंडीशन है। कंडीशन अगर ट्रू है तो आपका इवन आना चाहिए, तो SOPLN को इवन मिल जाएगा, नहीं तो फॉल्स यानी में ऑड मिल जाएगा। तो इवन ऑड यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट, हाँ, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट सिर्फ स्विच केस के नाम पर ही रजिस्टर्ड है नहीं, तो फिर इफ एल्स इफ लेटर इफ मल्टीपल नहीं, एक मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट वैसे सेम है, लेकिन यहाँ पे स्विच केस दे देते तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता है। हाँ ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स ऑक्युपाइड बाय शॉर्ट डेटा टाइप। 8 × 2 बिट्स में है, शॉर्ट आपका 2 बाइट लेता है, और बिट में कहा जा रहा है इंटू 8, 2 × 8 16 बिट हो जाएगा। अगर इंटीजर होता तो 4 बाइट लेता, तो 4 × 8 हो जाता है ना। और कैरेक्टर का 2 होता है। डबल का 8, डबल दो ऐसे समझ लो, डबल लॉन्ग 8, फ्लोट और इंटीजर 4 और शॉर्ट का और कैर का 2, हाँ, और बाइट का 1, और आपका बुलियन का 1 बिट है। यस देखिए, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें एक नंबर है, नंबर स्ट्रिंग में स्टोर है, इसमें भी स्ट्रिंग में स्टोर है, और ये वाली लाइन क्या करती है? नंबर को नंबर में कन्वर्ट कर देती है। तो दोनों पॉइंट में नंबर आ गए, और पॉइंट में नंबर आ गए, CD को ऐड कर रहे हैं, तो इनको ऐड करो, देखो क्या आएगा? C 100.0। डबल डॉट पास डबल क्या करेगा? B और A में जो भी नंबर हैं वो डबल में कन्वर्ट कर देगा। अगर यहीं पर कंफ्यूजन यहीं पर क्रिएट होता है, जैसे इसी जगह CD की जगह पर इन्होंने AB लिख दिया होता, A + B, और आपका दिमाग इसमें उलझा हुआ है कि CD में कन्वर्ट हो गया हमारा, तो आप इसको 100 कह देते, जबकि ये कॉन्कैट हो जाता क्योंकि A B कर रहे हैं। या हम कह रहे हैं कि ऐसे कर देते, A + D कर दिया,
या ए प्लस सी ही कर दिया, ए प्लस डी कर दिया, सपोज दैट, तो स्ट्रिंग में कुछ भी जोड़ोगे तो कॉन्कैट ही होगा। तो ए में आपका ये है और आपका डी में नंबर ये वाला जो है कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन फिर भी स्ट्रिंग में जोड़ रहे हैं तो फिर से आपका कॉन्कैट होके आएगा, कॉन्कैट होके आएगा। तो इसमें कंफ्यूज ना होना। उसके बाद देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप? डू वाइल। काफी आसान क्वेश्चन है ना। अब इसका देखो, पहले चला ही लो जी। तो आप इसमें जो है देखिए ऐसे काउंट कर लीजिए। जब अगर ये आई तक नहीं चल रहा है तो बहुत अच्छा है काउंटिंग का तरीका कि आप इसमें देख लीजिए कितनी बार चल रहा है, 2 बार, और इसमें देख लीजिए कितनी बार चल रहा है। तो -1 से 2 तक चलेगा, तो -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, 4 बार चल रहा है। 4 बार इसमें चल रहा है, 2 बार इसमें, तो मल्टीप्लाई करा दो 8, तो बस फट से निकला। अगर यहां पर आई वगैरह दे दिया है तो फिर उसके हिसाब से लेगा, है ना। मतलब जैसे पैटर्न वगैरह में नहीं आई होता है, अगर आई दिया है तो फिर आई तो वो जैसे बढ़ेगा उसी हिसाब से ये चलेगा। लेकिन अगर दोनों का एंडिंग फिक्स है तो बस सिर्फ मल्टीप्लाई करके आपको निकाल लेना है। लेकिन इस लैंग्वेज पे ध्यान रखना कि होल लूप का पूछा गया है या इनर लूप का, तो सेम चीज। अगर आउटर लूप का खाली पूछा गया तो वो अलग चीज। वैसे ज्यादातर इनर लूप का ही पूछा जाता है, आउटर लूप का तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा। हाँ, तो लूप का मतलब होल का पूछा जा रहा है कि दोनों को मिलाकर, यानी इनर लूप का मतलब है दोनों को मिलाकर, क्योंकि ऊपर चला होगा तभी तो अंदर। हाँ, इनर लूप का मतलब दोनों को मिलाकर। अगर इनर लूप पूछ रहा है इसका मतलब दोनों को मिलाकर, क्योंकि ऊपर लूप वाला जब भी चलेगा तो इनर लूप वाला चल ही जाएगा उसके हिसाब से। तो इसका आंसर कितना हो गया? 8 हो गया, क्योंकि ऊपर 2 बार चल रहा है, नीचे 4 बार चल रहा है, तो 2 इंटू 4 8 टाइम में आ जाएगा। उसके बाद द पैरामीटर डिस्क्राइब्ड इन मेथड हेडर। मेथड हेडर में मतलब फंक्शन की पहली लाइन में गोल वाले ब्रैकेट में पैरामीटर होते हैं उनको क्या कहते हैं? फॉर्मल। और जहां फंक्शन कॉलिंग होती है उसके गोल वाले ब्रैकेट में एक्चुअल। याद रखो, जहां फंक्शन कॉल होता है ओबीजे डॉट करके, वहां पे जो गोल वाले ब्रैकेट में वैल्यू लिखी होती है, वेरिएबल लिखे होते हैं, वो एक्चुअल पैरामीटर है। और जहां पर वैल्यू पहुंचती है फंक्शन के अंदर उसकी पहली लाइन के गोल वाले ब्रैकेट में, वो फॉर्मल। और फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है? फंक्शन सिग्नेचर का मतलब है जो फॉर्मल पैरामीटर हैं वो कितने हैं और किस किस डेटा टाइप के हैं। ध्यान देना, फंक्शन सिग्नेचर नोट कर लो तुरंत। फंक्शन सिग्नेचर इसमें लिख दो, इट टेल्स नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड देयर डेटा टाइप। नंबर ऑफ आर्गुमेंट एंड देयर डेटा टाइप। ठीक है, तो आपका यहां पर ये फॉर्मल पैरामीटर हो गया। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड स्टेट विच वन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग कोड। तो ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। एबीसी नाम की क्लास होगी, पी नाम का ऑब्जेक्ट है, न्यू से उसका मेमोरी एलोकेट हो रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है जो कि कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होगा, इसलिए वैल्यू भेजी जा रही है ना। तो अब देखो, मेथड कॉलिंग विद एक्चुअल पैरामीटर और मेथड डिक्लेरेशन विद फॉर्मल पैरामीटर और डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और डिक्लेरेशन ऑफ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये तो उसका फंक्शन का डिक्लेरेशन किसका? यहां फंक्शन का नाम कहां पर है? सर तभी वही तो बोल सी होगा। हाँ, सी होगा। किसने फंक्शन कहा? फंक्शन का नाम कहीं दिखाई पड़ रहा है? अच्छा, फंक्शन के लिए नहीं बोला गया। हाँ, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर कॉलिंग हो रही है और वो भी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इसका मतलब ये डिक्लेरेशन ऑफ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत आएगा।
ठीक, ये हो गया। उसके बाद रैपर क्लासेस आर अवेलेबल जावा डॉट लैंग, बहुत प्यारा पैकेज है, ये क्वेश्चन कभी ना कभी आपको मिलता रहेगा। फिर देखिए कैरेक्टर में 65 स्टोर है सी के अंदर, जो कि कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए, जल्दीबाजी ना करना बच्चा। व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी, तो सी की वैल्यू क्या है यहां पर, अब देखो समझो, यहां पर ये नंबर है और इसमें स्टोर हो रहा है, नंबर है और इसमें स्टोर हो रहा है। तो पहली बात तो ये समझ लो कि नंबर जब भी आप कैरेक्टर में स्टोर करोगे तो एरर ही आ जाएगी, जो कि इन्होंने नहीं दी, आनी चाहिए, जो कि इन्होंने नहीं दी। उसको 65 से मतलब थोड़ी ना, वो तो एक नंबर उसको मानेगा ना। अगर यही चीज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा कर दी होती तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती। कैरेक्टर में सिंगल कैरेक्टर स्टोर होता है, आप इसको दो कैरेक्टर मान रहे होगे, है ना, लेकिन क्योंकि ये आस्काई कोड है किसी कैरेक्टर का, तो कंप्यूटर इसको सिंगल कैरेक्टर ही मानेगा और कैपिटल ए इसमें स्टोर कर देगा, समझो। तो यहां पर ये स्टेटमेंट तो आपका एरर शो कर देना चाहिए। और बाकी रिजल्ट हम जान रहे हैं कि कैपिटल ए होना चाहिए, तो कैपिटल ए मान लेंगे, लेकिन हम यहां पर इससे बिल्कुल साथ में नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर एक इंटीजर वैल्यू कैरेक्टर में स्टोर हो कैसे सकती है, क्योंकि 65 को कंप्यूटर इंटीजर मानेगा और इंटीजर हायर वैल्यू है। अगर टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करके करते तब भी ठीक था, 65 के पहले कैर लगा देते तो ये बिल्कुल सही था। ऐसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग यहां पर दिखा रहे हैं ये, जो कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक नंबर कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसको हम लोग 1 मिनट एक लाइन चला के देख लेते हैं, क्योंकि ये फंसने वाला क्वेश्चन है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप फंस भी जाओगे। तो इस तरीके से इसको चला के देख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन याद है, नहीं हटा, ये वाला क्वेश्चन याद है, कितना अच्छा है। दो एरे की इक्वलिटी डायरेक्ट मैच नहीं की जा सकती। ओके, सर सी सीएस लिखा हमने, ओए नो सिंटेक्स एरर, देखो भैया समझो, ना ना ना, हमने 2 बार क्लिक कर लिया। जहां डाउट होता है हम चला जरूर लेते हैं। तब तो ये ए दे रहा है ना। अब यहां पर हम लोग, अब जो हमारा अपना कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर करना जरूरी है ना, कि नंबर कैरेक्टर में स्टोर कैसे हो गया। तो हम इसको कोई बड़ी वैल्यू दे रहे हैं, यार अभी भी नो सिंटेक्स एरर है। अब इसका कोई ना कोई अस्काई कोड हो गई होगा किसी ना किसी कैरेक्टर का। इतना प्यारा सा साइन बन गया। एक्चुअली जो है आप याद करो, कैरेक्टर की रेंज 0 से लगाकर कोई हजारों में थी, 633 करके कुछ ऐसा था। 36, हाँ सर ऐसे ही कुछ हाँ था, 6 बड़ा, हाँ सर एक बार ये 7 डिजिट की वैल्यू कोई दी जाए, हाँ उतना हो ही नहीं सकता। कितना, ट्राई किया था 7 डिजिट 1 लाख या ऐसे कुछ। वो थोड़ी ना दे सकते हैं, और जितना नहीं उसमें यूनिकोड में जितने कैरेक्टर हैं उतने ही दे सकता है वो। सर देखा जाए एक बार गार्बेज वैल्यू या क्या अच्छा पेपर सॉल्व करें, तुम्हारा चाहत पूरी करें। कौन सा, सर डबल पावर लगा के। सर 3-4 0 और बढ़ा दीजिए।
0.0 में देखो एरर दे रहा है, 0.0 लगा दिया तो एरर है। डबल कोट्स तो बिल्कुल अलग, सिंगल कोट्स कर सकते हैं। फिर तो 65 ही आ जाएगा ना। नहीं, अब देखो हमने सिंगल कोट्स कर दिया, ठीक है, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि उसको सिंगल करेक्टर चाहिए। अब यहाँ पे 65 है। अब यहाँ पर एरर अगर दूर करें हम, मान लीजिए हम 5 कर दें ऐसे, तो नो एरर। अब देखो 5 का, हाँ स्काई कोड 5 का क्या होता है देखो, 5 तो 5 ही रहेगा, क्योंकि अगर 5 का स्काई कोड दिया होता, जैसे कि हम लोग क्या 48 से 57 कहते हैं, तो 5 का स्काई कोड देखो कितना है, 48 से 57, 53, हाँ तो 53 डाल दिया। अच्छा अब ये नहीं लगाएंगे, तो वैसे तो सिंगल कोट्स में 5 तो दे ही दिया था उसने, है ना, क्या कर रहे हैं हम। 53, फाइव, तो यानी कि ये वहां से लेना चाहिए आपको जब कैरेक्टर फंक्शन पढ़ाए गए थे। तो कैरेक्टर फंक्शन में आप जैसे ए को चेक करना चाहते हो वो अपर केस है या नहीं है, तो कैरेक्टर डॉट इज अपर केस और ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में ए या सी एच के अंदर ए स्टोर हो तो सही लेता है। लेकिन अगर ए की जगह 65 लिख दो तब भी वो सही लेता है, क्योंकि वो उसका अपना स्काई कोड है। तो यहां पर एक चीज आपने नई चीज सीख ली या क्लियर कर ली कि कैरेक्टर में कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई जा सकती है, वो जिस भी स्काई कोड के हिसाब से होगी उसका कैरेक्टर आ जाएगा। ये आपके लिए नई चीज हो गई और अच्छी चीज है ये, बिल्कुल यूनिक। अब जैसे ये चीज कहीं भी आप डायरेक्ट पूछ दो तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। सिंगल कोट में जो 65 लिखा था वो कौन सा एरर होगा? वो तो सिंटैक्स एरर है, क्योंकि कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर लेता है और 65 में 2 कैरेक्टर मानेगा वो, इस वजह से। ओके, तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है, इसका 65 का ए था। उसके बाद देखो डिपार्टमेंट में सबस्ट्रिंग फंक्शन लगा रहे हैं, 2 से 5 तक तोड़ना है, 2,6 लिखा है, इसका मतलब 2 से 5 तक, 0 1 2 3 4 5, तो टर्म 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 आ जाएगा, और वो भी अपर केस में रहेगा। कहाँ है पहला वाला टर्म, ए आ जाएगा, ठीक है। क्या हुआ बताओ, ठीक है। तो यहां पर 2 से 5 तक लेना है, 6 लिखा है, एक कम हमेशा कर दिया करो, सोचो ही नहीं इस बारे में जब जान चुके हो। उसके बाद फिर देखिए यहां पर एक एरे है, एक्स में 10 ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहां पर मेमोरी बाइट पूछी गई और बाइट में दिया है, तो सबसे पहले आपका ध्यान दिमाग जाना चाहिए INT का मतलब 4 बाइट और 10 मेमोरी है, तो 40 बाइट हो गया आपका, सही है। अगर बिट्स में दिया होता तो इंटू 8 कर देते हैं। आप यहां पर इतने सारे पेपर जब लगा रहे हो तो कुछ चीजें आप अगर ध्यान दो, जैसे कि अगर आप अपने माइंड से ऑब्जर्वेशन के लिए कह दोगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। क्या कहना है आपको कि देखो किस टॉपिक का कहां से थ्योरी लिया जा रहा है ज्यादातर, तो आप एक कॉमन चीज ये देख रहे होगे कि जो वेरिएबल हम लोगों ने पढ़ा था, तो वेरिएबल के मेमोरी साइज से ज्यादातर क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जरूर मिल जा रहा है, यानी मेमोरी बाइट सारे वेरिएबल्स की हमें याद होनी चाहिए। और मेमोरी बाइट ही पूछ रहा है, रेंज कम पूछ रहा है, रेंज ज्यादा नहीं पूछ रहा है। जैसे हम 2 की पावर ये करें तो रेंज ना नहीं पूछ रहा है, मेमोरी साइज पूछ रहा है बार बार। तो ये कॉमन क्वेश्चन निकाल लिया। एक्स में क्या है 4, तो 4 प्लस
ब्रैकेट स्टार्ट किया और 4 से प्लस प्लस होकर यहां पर 4 ही रहेगा क्योंकि पोस्ट हो रहा है, लेकिन 5 हो चुका है, मैं छोटा सा लिख ले रहा हूं। फिर माइनस, और यहां पे 5 पहुंचा और ये प्लस प्लस होकर 6 होगा। फिर प्लस प्लस एक्स, तो एक्स में 6 था, 6 ही रहेगा। मॉड 2, देखो इधर पहले ये वैल्यू क्लियर कर लो, ये सही है। ए में 4 था, 4 ही रखा एक्स में, और फिर यहां पे पोस्ट में 4 ही रहा, लेकिन ये 5 हो चुका है। अब 5 से प्लस प्लस होकर 6 हो गया, और फिर यहां पे 6 है तो यहां 6 ही जाएगा, बस हो गया। अब आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहां पे डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और फिर अब 0 से कोई मतलब नहीं, तो 6 माइनस 6 और 4 करेंगे तो आपका -4 प्लस और -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 4 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा पॉजिटिव का। पॉजिटिव का 2, कहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था? नहीं, मॉड है बेटा। उसके बाद यहां पर ई, ये वाला क्वेश्चन इसलिए आता है कि कोई बच्चा 0 ना पाए, ये वाला क्वेश्चन। तो अगर रिजल्ट वेरिएबल बच्चों दिया है तो लिखना पड़ेगा आपको। तो E इज इक्वल टू और m, और फिर प्लस m मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए, a इंटू एच प्लस, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर दीजिए v इंटू वी, इसका भी ब्रैकेट लगा दे रहे हैं हम, डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट बंद। 2.0 ये कुछ जावा एक्सप्रेशन मतलब वो वाला नहीं लिख रहे हैं हम लोग। अगर 0 लगा दिया तो अच्छा है, दैट्स गुड। 0 लगा दिया तो अच्छी बात है। हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक, सेमीकोलन लगा दो और भी अच्छा है, क्योंकि ये फुल स्टेटमेंट है। कई बार ऐसा होता है सिर्फ इतना ही पार्ट दे देते हैं ना, तो उसमें सेमीकोलन जरूरत नहीं है। अदरवाइज सेमीकोलन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस लाइन में लगता ही लगता है। तो आप लगाते नहीं हो तो वो इस केस में ठीक है, वरना आप लगा ही दीजिए सेमीकोलन। उसके बाद देखो, इसको इफ एल्स में लिखना है, तो पहले इस वाले में एक गलती हो जाएगी। आप अगर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हो अलग से, तो वो स्टेटमेंट मिसिंग माना जाएगा। तो बूलियन बी इतना डिक्लेयर कर दो। उसके बाद आप इफ कंडीशन लगाओ, इफ x mod 2 इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू, अब देखो ट्रू किस में जाएगा? b में जाएगा, तो b इज इक्वल टू ट्रू, और एल्स b इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहां पर एक गलती हो सकती है आप लोगों से, ट्रू फॉल्स लिखने की आदत है नहीं ज्यादा, तो आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स लगा सकते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? पहली बात तो ये कीवर्ड है, और दूसरी बात ये एक रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है जावा का। जावा के रिजर्व कीवर्ड में कौन कौन से आते हैं रिजर्व वर्ड में? नहीं, रिजर्व कीवर्ड नहीं, रिजर्व देखो, एक कीवर्ड है, एक रिजर्व कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड। तो रिजर्व वर्ड में जो कीवर्ड किसी वेरिएबल की वैल्यू के रूप में यूज हो सकते हैं, डेफिनेशन पे ध्यान देना, जो कीवर्ड किसी वेरिएबल की वैल्यू के रूप में यूज हो सकते हैं वो कीवर्ड, लेकिन वो वैल्यू फॉर्म में यूज हो रहे हैं, वो सारे रिजर्व वर्ड ऑफ जावा कहे जाएंगे, रिजर्व वर्ड ऑफ जावा लैंग्वेज। तो आपका ट्रू, फॉल्स, नल, ये तीनों वैल्यू के रूप में यूज होते हैं, इसलिए इनको रिजर्व वर्ड ऑफ जावा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल लिखो, ये लिखने वाला क्वेश्चन है। अगर ये पूछ दिया गया कि रिजर्व वर्ड ऑफ जावा क्या है, तो आपको ये तीन ही एग्जाम्पल में मिलने हैं, और इनको सिंगल कोट्स डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता है। किसी वेरिएबल की वैल्यू के रूप में यूज होते हैं किसी वेरिएबल की वैल्यू के रूप में। तो जैसे ट्रू फॉल्स जो है, ये आपका ट्रू फॉल्स किसके लिए यूज होता है? बूलियन वेरिएबल की वैल्यू के रूप में यूज होता है, और नल जो है स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट की वैल्यू के रूप में यूज होता है।
जीरो तो इंटीजर है, वो रिजर्व, वो कीवर्ड भी नहीं है जीरो। ओके, अब देखो यहां पे भी रीराइट है, तो थ्योरी के नाम पर सिर्फ एमसीक्यू है, बाकी ये थ्योरी थोड़ी ना, ये तो प्रोग्रामिंग है। कन्वर्ट है, कन्वर्ट कर रहे हो किसको, इफ एल्स को। इफ एल्स क्या है, प्रोग्रामिंग है। तो इसको थ्योरी ना मानकर आप इसमें कुछ याद तो करना नहीं, आप जो लॉजिक लगाते हो प्रोग्रामिंग में उसी हिसाब से ये सब सॉल्व होता चला जाएगा। तो अब देखो इसको हमें यूजिंग वाइल लूप कन्वर्ट करना है। तो वाइल लूप में वेरिएबल सब पहले ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं, है ना। तो जरा यहां पे देखो क्या करोगे, जो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन अंदर होता है वो यहां ऊपर हो जाएगा, क्या i इक्वल टू यहीं पे 1 हो जाएगा, और फिर सम इज इक्वल टू 0, 1 वहां से उठकर यहां आ जाएगा। फिर आप अब वाइल लगा सकते हो, वाइल i लेस देन इक्वल टू 5 कर्ली ब्रैकेट, और फिर सम प्लस इज इक्वल टू i, और फिर i प्लस प्लस, ठीक। SOPLN भी है, अच्छा, SOPLN सम, ये हो जाएगा। अब देखो हाउ मेनी टाइम्स पता करना है, आउटपुट भी निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स भी चाहिए और आउटपुट भी चाहिए। तो उसके केस में आप यहां पे i इज इक्वल टू 1 लिख लो, ठीक है, और कोई वेरिएबल है नहीं, नहीं तो जितने वेरिएबल हैं थोड़ी सी दूरी पर लिख लो सारे, और फिर यहां पर लास्ट में आउटपुट लिख लिया जाता है, आउटपुट। और फिर नंबर 1, स्टेप नंबर 1 यहां पे आए, और 1 10 से छोटा है, नीचे आ गए। अब यहां पे आपका 1 2 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 1 0 से मैच करेगा नहीं, तो आप इफ से बाहर जाओगे। अब यहां पे वो वाली लाइन याद रखो कि एक लाइन के लिए कर्ली ब्रैकेट खोलना बंद करना ऑप्शनल होता है, तो इसका मतलब कंटिन्यू तो इसके अंदर है, लेकिन ये लाइन इसके अंदर नहीं है। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, जरा ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए कंटिन्यू यहां देंगे ही नहीं, सामने दे देंगे कंटिन्यू, और ये लाइन आपको लगेगा इसके यहां पर है। तो किसी भी स्टेटमेंट को जो इफ कंडीशन में है या लूप में है उसको सामने भी लिखा जा सकता है, इसका ध्यान रखना, और उसी को पहली लाइन माना जाता है, इसका ध्यान रखना है। तो आपका ऐसे अगर दे दिया तो आप कंफ्यूजन होकर कंडीशन ट्रू होगी तो इसको भी चला दोगे, जबकि ये कंडीशन फॉल्स होने पे चलेगा। ओके, तो कंडीशन फॉल्स हो गई और आप आ गए यहां पर, और आई प्रिंट हो गया, तो आई के पास क्या है 1, तो सबसे पहला आउटपुट 1 आ गया। जब आई 1 था तो आउटपुट 1 आ गया, और साथ में भाई ये भी ध्यान देना है कॉमा भी आ रहा है, और एलन नहीं लगा है। जब भी प्रिंटिंग आए सबसे पहले ध्यान दो एलन लगा है नहीं लगा, प्रिंट करते समय आउटपुट निकालते समय, तो एक बार तो चल गया। उसके बाद अब इसके हिसाब से ये i प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, नीचे आए, अब 2 2 से डिवाइड होता है, तो ये दूसरी बार चला, i की वैल्यू 2 है, डिवाइड हो गया, तो ये यहां से ऊपर चला जाएगा। कंटिन्यू का मतलब नीचे ना उतरने दे और सीधे अपडेशन पार्ट पे भेज दे। अब यहां पे कंटिन्यू का एक फर्क जो मैंने बताया है पहले कुछ क्लासेस में, उसको भी ध्यान रखना। फॉर लूप में कंटिन्यू अपडेशन पार्ट में भेजता है, उसके बाद वो कंडीशन पे जाएगा, लेकिन वाइल और डू वाइल में कंटिन्यू सीधे कंडीशन पे ही भेजता है। उसको अपडेशन बीच में मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है। ये बात बहुत बार हम रिपीट कर चुके हैं, और यही बात बच्चे नहीं जानते हैं। वाइल और डू वाइल में कंटिन्यू के मिलने पर सीधे कंडीशन पे जाता है, जबकि फॉर लूप में अपडेशन पे जाता है। कंटिन्यू मिलने पर सीधे कंडीशन पे जाता है वाइल और डू वाइल में। सर डू वाइल में शायद से इंक्रीमेंट पे जाता होगा, क्यों डू में तो नीचे कंडीशन चेक होती है ना, उससे पहले कंटिन्यू मिल रहा है। ये बात तुम्हारी पॉइंट वाली है यार, क्योंकि डू वाइल लूप में कंटिन्यू, वाइल में कंडीशन अपडेशन, लेकिन वाइल लूप में भी कंडीशन अपडेशन नीचे ही तो होता है। सर डू वाइल में पहले पूरा प्रोसेस, लेकिन हाँ सुनो, तो हम कह रहे हैं कंडीशन पे जाएगा, तो कंडीशन पे जाएगा जब हम कह रहे हैं, तो वाइल लूप में
अपडेशन नीचे होता है तो अपडेशन नहीं छू रहा है और सीधे कंटिन्यू मिला, सीधे कंडीशन पे चला गया, सही है। तो कंडीशन पे जाएगा तो उसमें डू वाइल में अगर देखें तो कंडीशन तो नीचे होती है, तो जब नीचे उतरेगा तो उसको अब प्लस प्लस माइनस माइनस मिल जाना चाहिए। नहीं सर, तो डायरेक्ट कंडीशन पे जाएगा। हाँ सर, लूप के बाहर ही यही तो कह रहे हैं, सर एक बार फॉर्मेट लिख देखा आप ट्राई करके देखो। हैं, ट्राई करके देखें। चलो अच्छा देखो, हाँ तो ये कंप्लीट कर लो पहले। तो देखो हाँ इधर ध्यान दो, तो ये कंटिन्यू से सीधे ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो आउटपुट में कोई आउटपुट नहीं आया, हमने डैश मार दिया। उसके बाद अब फिर आई प्लस प्लस होके आपका 3 हो गया, कंडीशन ट्रू है, फिर नीचे आया, अब 3 जब डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स, इधर आ गए। तो आपका जब थर्ड टाइम चलाया तो आई की वैल्यू 3 थी और उसमें आपका 1 कॉमा तो था ही, अब 3 कॉमा आ गया। अब तुम जान चुके हो कि इवन पे कंडीशन फॉल्स हो रही है, ऑड पे कंडीशन ट्रू हो रही है। तो आउटपुट तो हमें समझ में आ गया क्या आने वाला है। देखो आउटपुट आगे लिख दें तो 1 3 5 7 9 कॉमा, बस इतना, ये तो आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, और कितनी बार चला वो तो कहीं गड़बड़ है ही नहीं, तो 10 बार चल गया, 11वीं बार कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो 10 टाइम्स आपका चल गया। बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, ये एक्चुअली टाइम दूसरे बैच का भी हो गया है, तो इसलिए हम पहले ये पेपर सॉल्व करेंगे कंप्लीट है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो इसमें बताओ जल्दी से। मिसिसिपी बहुत कॉमन क्वेश्चन, मतलब वर्ड है हम लोगों के लिए, ज्यादातर पेपर्स में मिल जाता है। एस का इंडेक्स नंबर बताओ, यहां पर क्या आएगा? हाँ 0 1 2 3, तो पहले एस कहां मिल गया आपका? 2 पे, तो ये 2 हो गया। और यहां लास्ट इंडेक्स ऑफ में देखो आई का पूछ रहा है, तो यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर ये 10 मिल गया और बीच में लगा है प्लस, तो आपका 12 आउटपुट आ जाएगा यहां पर 12। ठीक है, अब देखो ए बच्चे टाइम दूसरा हो गया ना, जल्दी करो। अब इंडिपेंडेंट में देखो 2 अपर केस का मतलब उसको अपर केस कर देगा, और फिर कॉन्केट का मतलब एक, ये अगर स्पेस माने तो मान भी सकते हैं, नहीं माने तो नहीं भी मान सकते, वैसे यहां पर स्पेस है। और फिर इंडिया, तो यानी कि इसको अपर केस में करेगा, ये बात सही है, इंडिपेंडेंट इंडिया, बहुत अच्छी बात। और उसके बाद अब एक स्पेस छोड़कर आप इंडिया अपर केस में ही रखेंगे। ठीक है, जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए। डिफाइन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन विद एग्जांपल। एग्जांपल हम दे देंगे, आप डेफिनेशन बताइए। हाँ हायर एंड डेटा टाइप्स टू द लोअर एंड डेटा टाइप्स। बिल्कुल एग्जैक्टली देखो, इट इज अ प्रोसेस, बच्चे इट इज अ प्रोसेस, इधर ही ध्यान दो, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट हायर डेटा टाइप इनटू लोअर फॉर्म फोर्सली। फोर्सली लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कहा जाएगा। और एग्जाम्पल में जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना एग्जाम्पल, कि इंटीजर को कैरेक्टर में चेंज करें या फ्लोट को इंटीजर में चेंज करें, तो फ्लोट क्या है, बड़ा है, या डबल क्या है, बड़ा है। तो आपने यहां लिखा डबल x इज इक्वल टू 2.5, और इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो int a इज इक्वल टू क्या लिखे बताओ? ब्रैकेट में किस में कन्वर्ट कर रहे हो? ब्रैकेट में int और x लिख दो बस, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अब यहां पर वो वाला एग्जाम्पल देना बंद कर देना, वो जो कैरेक्टर में नंबर स्टोर कर दिया था, अब इंटीजर डबल के साथ देना है ना। ओके, ये हो गया आपका। जल्दी से 9th क्वेश्चन देख लीजिए। ये आपका एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कोई कोड दिया गया है, जिसमें आपका देखो, हाँ इसमें स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाला चक्कर है।
ये देखो कुछ वेरिएबल स्टैटिक में दिए हैं, कुछ वेरिएबल नॉन स्टैटिक में दिए हैं, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया जिसमें इनकी वैल्यू डाल दी गई है जो भी उचित है। और उसके बाद हाँ पी पाई 22/7, तो ये मेथड है। आप जैसे 22/7 नहीं लिखना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, आप math.py लिख सकते हो। अब जरा देखो, नेम द इंस्टेंस वेरिएबल, बताओ, जल्दीबाजी ना करना। RAC, बिल्कुल ये इंस्टेंस वेरिएबल है। RAC मैं अभी लिख दूंगा। और फिर देखो नेम द क्लास वेरिएबल, जिनके साथ स्टैटिक लग जाता है वो हमारे क्लास वेरिएबल, तो पी आपका क्लास वेरिएबल हो गया। और उसके बाद बस 2 ही क्वेश्चन है, तो आपका यहां पे मैं आंसर लिख दे रहा हूं। ये इंस्टेंस वेरिएबल में आपका R, A और C आ जाएगा, और क्लास वेरिएबल में आपका PI ये आ जाएगा, ठीक है। एरे का अब देखो एक कॉमन चीज ये हो गई, एरे के बिना आपका काम नहीं चलना है, तो एरे का एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। और एरे के लिए हमने आपको हमेशा क्या याद दिलाया है कि इंडेक्स नंबर सबसे पहले डाल दो, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 10 कहां से आ गया? हाँ? अब देखो यहां पर अगर किसी एरे के साथ लेंथ वाले फंक्शन में पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगा है तो हम क्या माने, क्या काउंट कर रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट यहां 10 है, तो आपका यहां पे 10 आ जाएगा। और यहां पर अगर पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर दे दिया गया है, मतलब उसको उसकी वैल्यू निकाल कर रख दो। तो x में 1 वाले इंडेक्स नंबर पे 45 है, और 4 वाले इंडेक्स नंबर पे अरे 45 ही है, दोनों ऐड कर देंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आज की क्लास ओवर होती है, क्योंकि आपको पेपर 2 पार्ट में मिलता है। पहला पार्ट आपका थ्योरी पार्ट होता है, दूसरा पार्ट आपका प्रोग्रामिंग पार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोग्रामिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। और बाकी जो भी बच्चे ऑनलाइन में हैं वो अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जो हम लोग देते हैं अपने ऐप में या यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें कमेंट करते रहिएगा। और जिस टाइप की भी आपकी नीड हो उसको आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या हमारा जो मोबाइल ऐप है उसमें मैंने एक स्पेसिफिक कोर्स लॉन्च किया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।